आज हम लोग पहुंच चुके हैं क्लास 7th के ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 6 पे, जिसका नाम है मानव पर्यावरण न्यून क्रिया, यानी अन्य प्लस क्रिया। और इसको देखना है किस क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश में। तो अपनी जो चर्चा है हम लोग इस पर शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है अमेजन बेसिन में जीवन शैली कैसे है, उसके बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। तो सबसे पहली क्वेश्चन तो यही है कि अमेजन जो है कहाँ अवस्थित है। तो अमेजन बेसिन जो है दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। आप इसको एक बार मानचित्र में देख लीजिए, यहाँ पे आपको दर्शाया भी गया है। ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अवस्थित है। हम लोग जो है उष्णकटिबंधीय प्रदेश की चर्चा पहले कर चुके हैं कि ये जो है कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश है और मकर रेखा जो 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश है, उसके मध्य अवस्थित जो क्षेत्र है उसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा गया है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। यानी भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश जो है उसके 10 डिग्री आप जो है चले जाइए उत्तर में और 10 डिग्री जो है आप दक्षिण, ये जो प्रदेश है इसको जो है भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। आप देख सकते हैं कि अमेजन इसी बेसिन में है। जिस स्थान पे कोई नदी जो है किसी दूसरे जल राशि में मिल जाती है तो उस स्थान को जो है हम लोग मुहाना के रूप में जानते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां हैं। सहायक नदी पहले भी हम लोग काफ़ी चर्चा कर चुके हैं कि कोई नदी जो है अपना जो है जल राशि दूसरे में ले जाके प्रवाहित कर देती है, वैसे नदी को जो है हम लोग सहायक नदी कहते हैं। अमेजन का जो है बेसिन वो काफ़ी बृहद कर देते हैं। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के कुछ भागों में है, पेरू के कुछ भागों में है, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला के छोटे भागों से अपवाहित होती हैं। अब अमेजन का नाम कैसे अमेजन पड़ा, इसके बारे में थोड़ी सी तथ्य है कि स्पेन के कुछ अन्वेषक जो हैं वो जाते हैं इस नदी के आसपास और देखते हैं कि सिर पे कुछ जो है सुरक्षा कवच लिए हुए, जैसे हम लोग हेलमेट पहनते हैं, हेडगियर और घास का स्कर्ट पहने हुए कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं। और उनका हमला इस प्रकार होता है जैसे कि प्राचीन रोमन साम्राज्य में अमेजोस नामक महिला योद्धा थी, वो जैसे आक्रमण करती है उसी के भांति वो लोग उस पर आक्रमण करते हैं, जिससे वो लोग जो है उसका कंपेयर करते हुए उस क्षेत्र को जो है अमेजन नाम रख देते हैं। सहायक नदी के बारे में मैंने आपको बताया, हालांकि उसी चीज़ का यहाँ पे जिक्र किया गया है कि सहायक नदी क्या है। यह छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदियों से मिलती हैं। मुख्य नदियाँ अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र को पानी को बहा कर ले जाती हैं वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। अब जलवायु के बारे में, किसका जलवायु टॉपिक तो दिया है, किसका जलवायु, तो जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं ये अमेजन जो क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय प्रदेश, भूमध्यरेखीय प्रदेश, उसके अंदर का जो है जलवायु कैसा है उसका अध्ययन करना है हम लोग को। जैसा कि आप जानते हैं अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ है और पूरे वर्ष गर्म तथा नर्म जलवायु रहती है। पूरे वर्ष यहाँ क्या गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से होता है, गर्म और आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होते रहता है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। यहाँ पे क्या होता है कि जब गर्म प्रदेश है तो जलवाष्प होते रहते हैं क्योंकि नदी बेसिन है और संघनन होते रहता है, बारिश होते रहती है, यानी दिन में लगभग बारिश हो ही जाता है और उसका कोई चेतावनी भी नहीं होता है। दिन का तापमान उच्च होता है, आर्द्रता जो है अति उच्च होती है। जब आर्द्रता उच्च होगी तो आर्द्रता ही क्या था कि वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा ही आर्द्रता थी। तो जब ज़्यादा आर्द्रता होगी तो स्वाभाविक बात है कि ज़्यादा संघनन होगा और बारिश ज़्यादा होगी। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। अब इसमें जो वर्षा वन पाए जाते हैं उनकी क्या विशेषता है। इन प्रदेश में अधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियाँ और शाखाओं के बीच क्या छत सा निर्माण हो जाता है। आप इस पिक्चर में एक बार देख भी सकते हैं, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश धरातल तक पहुंच ही नहीं पाता है। जिसके कारण जब सूर्य के प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो वहाँ पे क्या होगा कि जो धरातल पे जो जल होगा उसका वाष्पीकरण ही नहीं होगा, जिसके कारण उधर का क्षेत्र क्या होगा, दलदली हो जाएगा, भूमि प्रकाश रहित और नम हो जाती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जो छाया में बढ़ सकता है, क्योंकि प्रकाश जब जाएगा ही नहीं तो वैसे ही प्रकार के वनस्पति पाए जाएंगे जिनको प्रकाश की उतना अधिक आवश्यकता नहीं होती है। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड तथा ब्रोमिलाइड पैदा होते हैं।
अब आइलैंड एक प्रकार का जो है पौधा होता है जो अपने पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग कर अंडा देने के लिए तत्पर रहते हैं। यानी ब्रोमीलाइड जो है अपने पत्तियों में जो है जल का संग्रहण कर लेता है और उस जल का जो है उपयोग मेढक जो है अंडा देने के लिए कर लेता है। वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टुक्कन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षती वाले मकाओं और भोजन के लिए बड़े चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले समान पक्षियों से भिन्न हैं यहाँ पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में जो है टुक्कन, गुंजन पक्षी और विभिन्न प्रकार के अलग अलग बड़े बड़े चोंच वाले जो है पक्षी पाए जाते हैं जो भारत के पक्षियों से भिन्न होते हैं। प्राणियों में अगर बात करिएगा तो बंदर है, स्लॉथ है, चींटी खाने वाले टैपियर हैं, आप यहाँ पे टैपियर देख सकते हैं, टुकन भी देख सकते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। अजगर हो गया, एनाकोंडा, बोआ, इस प्रकार की कई प्रजातियाँ जो हैं पाई जाती हैं। यहाँ हजारों के संख्या में जो है कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाला नया मत्स्य समेत अनेक मछली जो है इस बेसिन में पाई जाती है। यानी ये बेसिन जो है विविधता की दृष्टि से काफ़ी जो है प्रचुर है। अब वर्षा वन के निवासियों की बात करें तो यहाँ के लोग जो है छोटे छोटे वन के कुछ पेड़ों को काटकर भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यानी इतनी सघन मात्रा में जो है पेड़ रहते हैं तो उसको कृषि योग्य भूमि बनाने के लिए वहाँ की जो है लोग वहाँ पेड़ों की कटाई करते हैं। यहाँ के पुरुष जो है शिकार करते हैं तथा नदियों से मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं जो है फसलों की खेती करती है। वे मुख्यतः टिपियोका, अनानास, शकरकंद जैसे जो है फल उगाते हैं, क्योंकि मछली और शिकार हमेशा मिलना पॉसिबल तो होता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि महिलाएं जो साग सब्जी उपजाती है उसी से जो है उनका भरण पोषण होता है। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का उपयोग करते हैं। कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अभी समझिए कि वे लोग किस प्रकार का कृषि का उपयोग करते हैं। तो कर्तन एवं दहन कृषि का उपयोग वो लोग करते हैं। इनका मुख्य आहार जो होता है मेनियोक है। मेनियोक सावा भी कहते हैं। यह आलू की तरह ही जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी तथा अंडकोश भी खाते हैं। काफ़ी मात्रा में यहाँ देखिएगा कॉफ़ी, मक्का जो है, कोको जैसे नकदी फसल भी यहाँ पे उगाए जाते हैं इन क्षेत्रों में। वर्षा वन अधिक मात्रा में घरों को लकड़ी प्रदान करते हैं। वर्षा वन में क्या है कि वर्षा वन में लकड़ी जो है घरों के लिए काफ़ी यूज किए जाते हैं। मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर वाले घरों में यहाँ के लोग निवास करते हैं, जबकि कुछ लोग जो है मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट के घरों में रहते हैं जिसका छत जो है काफ़ी तीव्र ढलान वाली होती है। यानी इस प्रकार की ढलान वाली घर पाई जाती है यहाँ पर। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे आजकल बदल रहा है, क्योंकि आज जो है वर्तमान युग में टेक्नोलॉजी का भी विकास हुआ है और जो है सभी वर्गों के लोगों को, सभी सरकारें या कहीं का भी गवर्नमेंट हो, कोशिश यही है कि उनको मुख्य धारा में जोड़ा जाए। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एक मात्र सहारा रहता था, जबकि आप देखिएगा कि 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने के बाद वर्षा वन के सभी भागों में पहुंचना लगभग संभव हो गया है। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का भी उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहाँ के मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ रहा है जहाँ वे की पौराणिक तरीके से खेती कर रहे थे। यानी जो धीरे धीरे बदलते परिवेश के साथ साथ वे लोग भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मान लीजिए एक क्षेत्र है, यहाँ पे पेड़ अधिक था, उसको काट के उसको क्या किया गया कि कृषि भूमि के लिए संरक्षित कर लिया गया। लेकिन इस क्षेत्र में क्या है कि लगातार बारिश हो रही है। लगातार बारिश होने से क्या होता है कि अक्षय अपर्दन होने के कारण जो है मिट्टी की परत जो है कटाव होने लगता है और इतिहास की गतियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षा वन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन में वर्षा वन का लगभग एक बहुत ही बड़ा भाग जो है लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षा वनों में लुप्त होने का व्यापक प्रभाव होता है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत भी बह जाता है एवं सघन एवं बंजर भूमि में बदल जाता है। इसी बात की जो है जिक्र हम लोगों ने अभी करी है, उसी चीज़ को यहाँ पे जो है मेंशन किया गया है। कर्तन एवं दहन पद्धति क्या है इसके बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि जो है उस क्षेत्र के लोग कर्तन और दहन विधि का प्रयोग करते हैं कृषि कार्य के लिए। कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों और झाड़ियों को काटकर भूमि साफ कर देते हैं, फिर उनको जलाया जाता है जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा किया जाता है। जमीन के इस टुकड़े को बार बार प्रयोग करने से मिट्टी में क्या होता है कि पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है। इसके लिए उस टुकड़े को फिर छोड़ दिया जाता है। बाद में इसके बाद फसल उगाने के लिए फिर दूसरे स्थान को वहीं
जो है प्रोसेस को अपनाया जाता है। इस प्रकार पुराने खेत वाले जो भूमि था वहाँ पे क्या होता है कि छोटे छोटे जो है वृक्ष फिर उगाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाता है, तब लोग इस भूमि को टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। यानी एक प्रोसेस है कि किसी जगह को जो है पेड़ पौधा है, झाड़ी है, उसको काट दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है और जो है फिर वहाँ पे खेती किया जाता है और पोषक तत्व जैसे कमी हो गया उसको बंजर छोड़ दो, वहाँ पे फिर पेड़ पौधे उग जाएंगे और दूसरी जगह फिर काट के वहीं काम करो तब तक जब तक यहाँ पे पेड़ पौधे उग रहे हैं। इस प्रकार जो है प्रोसेस अपना लिया जाता है जिसे कर्तन एवं दहन पद्धति कहा गया है। अब भारत में जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है उसमें कैसा जीवन स्तर है, कैसे लोग रह रहे हैं, उनके बारे में हम लोगों को चर्चा करना है। तो हम लोग अमेजन का जो बेसिन था उसकी चर्चा कर रहे हैं। अभी जो है हम लोग जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन की बात करेंगे। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करते हैं। यह बेसिन जो है उपोष्ण में डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य अवस्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसे नदी गंगा के सहायक हैं तथा आप जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो है बेसिन आप अच्छी तरह से देख सकते हैं यहाँ पर मानचित्र में समझने के लिए। और ये जो है हम लोगों का कर्क रेखा है जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। इस बेसिन की जो है मुख्य विशेषता क्या है कि मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाए जाते हैं। चाप झील क्या है कि हम लोगों ने पहले इसकी चर्चा कर रखी है लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए नदी ऐसे जो है सर्प के आकार के प्रवाहित होते हुए जा रही है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि कभी कभी नदी जो है ये जो पोर्शन है वो कट के अलग हो जाता है और नदी डायरेक्ट बहना शुरू हो जाती है। तो ये जो चाप के आकार का जो झील बच जाता है चापकार झील बोल देते हैं, चाप झील भी बोल देते हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून के मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी तथा शीत ऋतु में ठंडी यहाँ पे होती है। बेसिन क्षेत्र के विभिन्न प्रकार के स्थलाकृति हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की अहम भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र में बसने के लिए प्रतिकूल है, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र काफ़ी उपयुक्त है, अतः जनसंख्या घनत्व अधिक है। जनसंख्या घनत्व क्या है कि प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग निवास कर रहे हैं वो जनसंख्या घनत्व है। यहाँ की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है। जिस स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है वहाँ के लोग के मुख्य व्यवसाय कृषि है। यानी जहाँ जो है समतल भूमि है और जो है एक तो बेसिन क्षेत्र है, यहाँ पे पीछे भी हम लोग जलोढ़ मृदा की बात कर चुके हैं कि गंगा के जो क्षेत्रों में अधिकतर जो है जलोढ़ मृदा पाया जाता है, तो एक ऐसे ही वो कृषि के लिए काफ़ी उपजाऊ होता है। तो जो समतल भूमि है वहाँ पे लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। चूँकि धान की खेती करने के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसल की बात करें तो गेहूँ है, मक्का है, ज्वार है, चना है, बाजरा है, गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले की बागान भी देखे जाते हैं। अगर पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए, असम की बात कर लीजिए तो यहाँ पे चाय के भी बागान आपको देखने को मिलते हैं। बिहार और असम के कुछ भाग की बात करें तो यहाँ सिल्क के कीड़े का भी संवर्धन किया जाता है ताकि सिल्क उत्पादन किया जा सके। मंद ढलान वाले पहाड़ों एवं पर्वतीय जो क्षेत्र हैं वहाँ वेदिकाओं में फसल उगाई जाती है। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पतियों में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान हो गया, शाखू हो गया, पीपल हो गया, के साथ साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे घने बांस है, घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र जो है मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है। जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो मैंग्रोव वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। जो पीछे के कक्षा में हम लोगों ने इसका मैंग्रोव वन क्या होता है उसका अध्ययन हम लोगों ने कर रखा है। आई होप कि आप अगर लगातार देख रहे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं तो आप पीछे की जो वीडियो है उसको एक बार फिर से देख सकते हैं। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। यहाँ ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार, फर जैसे शंकुधारी पेड़ भी पाए जाते हैं। तो सिक्किम और उत्तराखंड की, अरुणाचल प्रदेश की बात किया जाता है, यहाँ पे ठंडी जलवायु है, तीव्र ढाल भी है, जिसके कारण यहाँ चीड़, देवदार और फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं।
आप धान की कृषि देख सकते हैं कैसे की जाती है, और जो है असम में चाय का बागान किस प्रकार है उसकी कुछ झलक है आपके समक्ष। बेसिन में विभिन्न प्रकार के वन्य जीव भी पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरन, बंदर ये तो समान रूप से पाए जाने वाले हैं। एक सींग वाला गेंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र की बात करिएगा तो बंगाल टाइगर एवं मगर मतलब मगरमच्छ पाया जाता है। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव भी पाए जाते हैं। रोहू जो है मछली का नाम है। कलता, हिल्सा मछलियों का लोकप्रिय प्रजाति है। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार भी है। इसमें समझने के लिए कुछ विशेष है नहीं, इसलिए जो है, लेकिन इसको जानना है हमें क्योंकि पुस्तक में दी हुई है, तो इसलिए जो है इसका मतलब इस प्रकार एक्सप्लेनेशन, ठीक है। कुछ जो है टेक्निकल चीज़ें होती है वो मैं आपके समक्ष चर्चा करता ही हूँ। आप एक सींग वाला गेंडा देख सकते हैं, मगरमच्छ देख सकते हैं। अब कुछ जो क्षेत्र हैं, कुछ शहर हैं वो जो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों में बसे हुए हैं, उनका नाम जैसे कि इलाहाबाद, कानपुर, बनारसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता है, वो बसे हुए हैं। बेसिन में यातायात की सुविधा जो है आजकल विकसित की जा रही है। कुछ ही दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि प्रयागराज से जो है एक क्रूज़ का जो है संचालन किया गया था डिब्रूगढ़ तक, जो है गंगा में होते हुए। तो गंगा के संरक्षण के लिए जो है नमामि गंगे जो है कार्यक्रम चलाया गया, शुरू किया गया है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित किए गए हैं। मैदानी इलाकों में लोग जो है सड़क मार्ग, रेल मार्ग द्वारा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जल मार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कलकत्ता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पतन है। क्षेत्र में कई बड़े हवाई पतन जो है स्थित हैं। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण विशेषता भी हैं। आगरा में यमुना के किनारे अवस्थित ताजमहल, इलाहाबाद की बात करें तो ये जो है गंगा यमुना के संगम पे है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप की बात कर लीजिए, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा मानस अभयारण्य, तथा अरुणाचल प्रदेश की बात करिए तो विशिष्ट जनजातीय जो है संस्कृति, ये सब जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी असरदार साबित हुए हैं। इसका मतलब है पट्टी बना देना, जैसे ढलान, जैसे ऊपर से नीचे उतरते क्रम में जो है एक एक पट्टी बना देना और उस पर कृषि करना, इसको जो है वेदिका जो है कृषि कहा गया है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलौड़ीय जल में जो है एक खास प्रकार के डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे जो है स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। अगर ये पाए जा रहे हैं इसका मतलब है कि जल की शुद्धता बरकरार है। सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के लिए तथा स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों के लिए जो भारत सरकार ने जो है 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया है। अब दोस्तों, अगर आपने जो है ध्यानपूर्वक स्टडी कर रखी है तो कुछ जो है अभ्यास प्रश्न है आपके लिए। तो पहला प्रश्न आपसे है कि टुकन क्या है, तो ऑप्शन है आपके सामने, पक्षी है, पशु है, फसलें हैं। दूसरा का प्रश्न ये है कि मैनियाक कहाँ का प्रमुख भोजन है, गंगा बेसिन, अफ्रीका और अमेजन बेसिन का। तीसरा प्रश्न है कि कलकत्ता किस नदी के तट पर अवस्थित है, आपका ऑप्शन है ऑरेंज, हुगली और भागीरथी। अगला प्रश्न है कि देवदार एवं फर जो है किस प्रकार के वृक्ष हैं, शंकुधारी, पर्णपाती और चुप। बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं, पर्वतों में, डेल्टा क्षेत्रों में, अमेजन में। तो समय सीमा का ध्यान रखते हुए अपना चैप्टर जो है हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अंत तक बने रहने के लिए दोस्तों एक बार फिर से धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं जल्दी अगले चैप्टर में।